डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री के पेपर 3rd बी में खिलजी शासकों के सिक्के इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम खिलजी शासकों की पृष्ठभूमि क्या है, इस वंश में कौन कौन से शासक हुए, क्या इस वंश का समय है, और ख़ास तौर से अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों के बारे में हम विस्तार से इसमें अध्ययन करेंगे और इन शासकों की क्या विशेषताएं रही है सिक्कों के संबंध में, उस पर, उसके नाप तोल पर, उनके लेख पर। तो इस तरह से मुद्राओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जहाँ तक खिलजी वंश की बात है, 1290 से 1320 ईस्वी तक इस वंश का शासन रहा है और इस वंश में कुल 6 सुल्तान हुए हैं। जलालुद्दीन खिलजी इस वंश के संस्थापक थे, जिनका असली नाम फिरोज शाह खिलजी था। 1290 से 1296 ईस्वी तक इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना और उसका विस्तार किया था। दिल्ली का सुल्तान ये बना रहा था। 1296 में दूसरा सुल्तान रुकनुद्दीन खिलजी कुछ समय के लिए शासन किया। उसके बाद 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा। 1316 में शहाबुद्दीन उमर और उसके बाद कुछ समय बाद ही मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक, और कुछ समय के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस वंश में फिर खुसरो का भी शासन रहा था 1320 ईस्वी में, और उसी के साथ फिर तुगलक वंश की स्थापना हो गई थी। तो मुख्य रूप से इस वंश में 5 सुल्तानों के चर्चा की जाएगी और जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का संस्थापक रहा था। और इसके समय में जहाँ तक सिक्कों की बात है, इन्होंने जो प्रारंभिक शासक हुए हैं जलालुद्दीन फिरोज और रुकनुद्दीन इब्राहिम, इन्होंने बलबन के सिक्कों पर ही आधारित सिक्के जारी किए थे। 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा था और ये अपने चाचा की हत्या करके, और जो कि इसके ससुर भी थे, इसने गद्दी प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन के कोई सभी पुत्रों की इसने हत्या कर दी थी और आगे चलकर इसने दमनकारी नीतियां अपनाई और अपने विद्रोहियों को निर्ममतापूर्वक उसने सफाया भी किया था। इसका जो योगदान है वो दिल्ली सल्तनत का विस्तार है, और दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए वो ये जानता था कि एक बड़ी सेना चाहिए, इसीलिए उसने उसका गठन किया और दिल्ली सल्तनत के विस्तार के कई अभियान इसने शुरू किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसकी मुद्रा प्रणाली, ये विशेष रूप से उसके इतिहास में देखी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन को मजबूत बनाया था तथा अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि पर पाबंदी लगाने के भी उसने उल्लेखनीय कार्य किए थे। उसने सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के मामलों में राज्य की नीति को उदार बनाया था। इसी तरह से बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये भी उसके आर्थिक सुधारों में, या ये कह सकते हैं उपभोक्ताओं की राशनिंग आदि की, उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने और लोगों को बिना किसी असुविधा के इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी। उसने वस्तुओं के मूल्य, उत्पादन लागत के सिद्धांतों पर आधारित किए। अलाउद्दीन खिलजी एक चूँकि महत्वाकांक्षी शासक था, उसकी महत्वाकांक्षाओं में अपने राज्य का विस्तार और मंगोलों का मुकाबला करना प्रमुख था, जो उस समय की समस्या थी। तो इन दोनों ही आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु एक विशाल स्थायी सेना की उसको आवश्यकता थी
और इतनी बड़ी सैनिक शक्ति के बोझ को इस तरह से कायम रखना चाहता था कि राज्य के साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। निश्चय ही ये कठिन कार्य था और ये तभी संभव था जब सैनिक व्यय कम किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने दैनिक जीवन की वस्तुओं का मूल्य इतना कम कर दिया कि निम्न वेतन भोगी सैनिक भी अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज, कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य साधारण बाजार की दर से बहुत कम निश्चित किया और उसने कई सारे कठोरतापूर्वक जो नियम थे, कानून थे, उनका पालन करवाया था। इसी तरह से उसने संपूर्ण देश में इन नियमों को लागू करना की बात करना उस समय कठिन था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का श्रेय दिया जाता है। उनकी मूल्य और बाजार नियंत्रण की नीति काफ़ी सफल भी हुई थी और इसका विस्तार दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों तक ही विशेष रूप से रहा था। संपूर्ण देश में फिर इन नियमों को लागू करना कठिन हो गया था, लेकिन इस बात का श्रेय उसे दिया जाता है कि उसने विपरीत परिस्थितियों में समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया और अलाउद्दीन खिलजी मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि के दुष्चक्र से राज्य की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करने में सफल रहा। उसने मुद्रा प्रसार को रोकने और रहन सहन के खर्च को कम करने में भी सफलता प्राप्त की और इस तरह से उसके हमें बाजार नियंत्रण प्रणाली, राजस्व सुधार, सैनिक सुधार, ये विभिन्न क्षेत्रों में उसका योगदान देखा जा सकता है। सैनिक सुधार में भी उसने विशेष रूप से स्थायी सेना रखने वाला वो पहला सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी ही था। राजस्व संबंधी सिद्धांतों को कार्यान्वित करने और विजय को सुनिश्चित करने, मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए स्थायी सेना का प्रबंधन उसने आवश्यक समझा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने सैनिक सुधारों की बात करी और इस ओर ध्यान दिया। उसने स्थायी सेना का प्रबंध किया तथा उसे राजधानी में रखा। इस समय सैनिकों की नियुक्ति प्रत्यक्षतः केंद्रीय सैन्य अधिकारी की निगरानी में होती थी। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। सामान्यतः एक सैनिक का वेतन 234 टंका था, जबकि एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले सैनिक को 78 टंका अधिक दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू की थी और ताकि भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में कम हो और जब युद्ध की आवश्यकता हो तो उस समय कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करें। इसी तरह से जो अगली बात हमको करनी है अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों के बारे में, तो सिक्के अलाउद्दीन खिलजी के समय में इस प्रकार के थे, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और उसने अपने साम्राज्य को दक्षिण की विजय द्वारा समृद्ध किया था और बड़ी मात्रा में उसने सिक्के जारी किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोने, चांदी, तांबे, मिश्रित धातु, अलग अलग धातुओं के अलग अलग स्तर पर उसने सिक्के शुरू किए थे। सोने के सिक्कों को दिनार कहते हैं, जिनका वजन 5, 10, 50 और 100 तोला भी होता था। अलग अलग कैटेगरी में ये हमें वजन के आधार पर सोने के सिक्के भी मिलते हैं। इनके सिक्कों के बारे में दिल्ली टकसाल के ठाकुर फेरू, जो कि दिल्ली टकसाल का अध्यक्ष था, उन्होंने भी अपने विवरण में इसका विस्तार से विवरण दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अभिलेखों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसने खलीफा का नाम हटाकर स्वयं का नाम अंकित करवाया और स्वयं धारण की गई उपाधि जैसे सिकंदर उस-सानी, यामीन उल खिलाफत अर्थात द्वितीय सिकंदर, खिलाफत का दाहिना हाथ, ये उसने लेख भी अंकित करवाए। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के बाद दूसरे सिकंदर की उपाधि या पदवी भी धारण की थी और देवगिरी या दौलताबाद में भी उसने टकसाल स्थापित की, जहाँ से सोने के सिक्के या दिनार तैयार होने लगे थे। ये जो सोने के सिक्के थे वर्गाकार होते थे। अभी तक हम जितने भी सिक्कों की बात कर रहे थे वो गोलाकार
ही ज़्यादातर थे। अलाउद्दीन खिलजी के ये सिक्के चौकोर या वर्गाकार होते थे। अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर अरबी में एक और सुल्तान का नाम है, तो दूसरी ओर उसने दूसरे सिकंदर की पदवी उत्कीर्ण करवाई, टकसाल का नाम खुदाया। इसी तरह से मिश्रित धातु के सिक्कों को भी अलाउद्दीन खिलजी ने चालू करवाए थे, और उसमें द्विभाषीय सिक्के इस मिश्रित धातु की श्रेणी में आते हैं। जो सा बलबन द्वारा जारी किए गए सिक्के थे उसी के ही अनुरूप इसने सिक्के डलवाए थे। अलाउद्दीन ने एक अलग प्रकार का सिक्का भी बनवाया था, जहां उसने अपने नाम और उपाधि दोनों को सिक्कों के दोनों भागों में विभाजित किया था। मिश्रित धातु के सिक्कों को कानी या गानी के नाम से भी जाना जाता था। ये कई इकाइयों में बटे हुए थे, जैसे एक एकगानी, दूसरा दुगानी, चौगानी, छगानी, अठगानी, 12 गानी, 24 गानी और 48 गानी। इसके ऊपर चांदी का टंका था जो कि 60 गानी था, और इस प्रकार गानी सिक्कों की इकाई हमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मिलती है। तो जिसे खिलजी के पूर्ववर्ती काल में जीतल और बाद के काल में दाम कहा जाता था, इनके शासनकाल में गानी सिक्कों का तोल 8 गानी तक 56.7 ग्राम होता था, किंतु इनके मूल्यों का फर्क दोनों धातुओं के चांदी और तांबे के अनुपात से पता चलता था। कितनी चांदी कितना तांबा है, इस अनुपात से इन मिश्रित धातु के इस ग्रेन में जो एक गानी, दुगानी, चौगानी, छगानी, अठगानी, ये जो कैटेगरीज थी उसका अंतर किया जाता है। इसी तरह से एक गानी में 95% तांबा और 5% चांदी होती थी। दुगानी में ये क्रम अलग तरह का हो जाता था, 9.75 ग्राम चांदी, और चौगानी में 16.4% चांदी होती थी। तो ये परसेंटेज इन धातुओं की अलग अलग श्रेणी में हमें दिखाई देती है। इन सिक्कों पर इनका मूल्य नहीं लिखा होता था। तांबे के सिक्कों का मूल्य मिश्रित धातु के सिक्के के मूल्य से कम होता था। विसुआ गनी का 1/20वां भाग होता था, सवा विसुआ 1/16 भाग होता था, अधवा 1/8वां भाग, पाई का 5 विसुआ या गनी का 1/4 भाग होता था। जो टकसाल का ठाकुर होता था वेरू के अनुसार इनका वजन क्रमशः 14.2, 19.7, 35.8 और 71.6 ग्राम होता था। 64 तांबे के सिक्के 1 टंका के बराबर समझे जाते थे। कुछ सिक्कों को उनके टकसाल के नाम से भी जाना जाता था। रणथंबोर को जीतने के बाद वहाँ के सिक्कों को दारुल इस्लाम के नाम से प्रचारित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके उत्तराधिकारी भी कुतुबुद्दीन मुबारक ने भी अपने सिक्कों पर ये लंबी उपाधि उसने भी लिखवाई थी, और स्वयं को इस्लाम का प्रधान, पृथ्वी तथा स्वर्ग का स्वामी या खलीफा कहा था। तो ये जो पदवियाँ हैं, उपाधियाँ हैं, इस तरह की इनके सिक्कों में मिलती हैं। जैसे अल इमाम, अल आज़म, खलीफा, रब अल आलमीन। खलीफा के स्थान पर उसने स्वयं का खलीफा घोषित कर दिया था, अपने आप को घोषित कर दिया था। इनके सिक्कों पर टकसाल का नाम भी मिलता है, और मुबारक शाह के सिक्के खिलजी वंश में सबसे सुंदर सिक्के माने जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सिक्के हैं, इनमें यदि हम इनके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के देखें तो सोने का सिक्के के अग्रभाग में वृत्ताकार में अल इमाम, अल मुस्तासिम, अमीर अल मोमिन, चारों ओर जरब जाह अल सिक्का ब हज़रत दहली फी सन्नह
अहदी व तस्येन व सत महायह, ये लिखा हुआ है। पिछले भाग पर अल सुल्तान अल आजम जलालुद्दीन व अल दीन अबू अल मुजफ्फर फिरोज शाह अल सुल्तान है। इस तरह से हम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का देखें तो उसके सोने के सिक्के के अग्रभाग में अल इमाम अल आजम खलीफा खूल आलमिन कुतुब अल दुनिया व अल दीन अबू अल मुजफ्फर मुबारक शाह, और पिछले भाग में चौकोर जो है उसमें अल सुल्तान इब्न अल सुल्तान अल वासिक बिल्लाह अमीर अल मोमिनिन जरबत हज अल सिक्का व हजरत दारुल खिलाफत फी सनह, ये हमें इसमें मिलता है। जहाँ तक अन्य सिक्कों की बात है तो यदि हम अलाउद्दीन खिलजी के सोने के सिक्कों को देखें तो अग्रभाग पर इसी तरह से अनुश्रुति है, पृष्ठभाग में पदवी के साथ सुल्तान का नाम अंकित है और इनका वजन 3 ग्रैन केबूबात के सोने के सिक्कों से अधिक मिलता है। चांदी का सिक्का 165 ग्रैन से 169 ग्रैन तक है। अग्रभाग पर भी इसी तरह से हमें लेख मिलते हैं, जैसे जलालुद्दीन फिरोज शाह का नाम मिलता है, शाह फिरोज, और देवनागरी में श्री सुल्तान सलाहुद्दीन अंकित करवाया है। अलाउद्दीन खिलजी के जहाँ तक सिक्कों का ब्यौरा है, अलाउद्दीन खिलजी का एक सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, 15 सोने के सिक्के गया, ये सारी संख्या में मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सभी धातुओं की ढलाई में वृद्धि हुई थी। चांदी के सिक्के जो उन्होंने कई विजय अभियान किए थे तो संपत्ति काफ़ी लूटपाट में और इसमें मिली थी, तो दक्षिण में मलिक काफूर की लूटपाट की वजह से इन सिक्कों का विस्तार हुआ, सिक्के बड़ी संख्या में ढलवाए गए थे। बढ़नी के अनुसार 96,000 मन सोना प्राप्त हुआ था और पूर्व शासकों की तुलना में अलाउद्दीन खिलजी ने के समय में जो सोने के सिक्के थे उनकी संख्या अधिक हमें मिलती हैं। इन सिक्कों का भार भी उनसे ज़्यादा है, 167 ग्रैन से लेकर 170 ग्रैन तक है। ये सिक्के दिल्ली व देवगिरी दोनों ही स्थानों से निकाले गए थे, ढलवाए गए थे, दोनों ही टकसालों से, और इन सिक्कों पर अंकित जो अनुश्रुति भी पूर्व के सिक्कों से थोड़ा भिन्न है। अग्रभाग जो सिक्के का है उस पर एक और अल सुल्तान आला आज़म अलाउद्दीन व दीन अबू मुजफ्फर मोहम्मद शाह अल सुल्तान है। पिछले भाग में सिकंदर अल सानी यामीन अल खिलाफत या वासीर अमीर अल मोमिनीन के साथ टकसाल का नाम और तिथि भी अंकित है। चांदी के सिक्के की बात है तो उसी प्रकार के उसके चांदी के सिक्कों की भी बड़ी संख्या मिलती है। उसके चांदी के सिक्के 164 ग्रैन से 171.5 ग्रैन वजन तक के हैं और ये सिक्के मुख्यतः दिल्ली और देवगिरी से ही जारी करवाए गए थे, निकाले गए थे। इन सिक्कों की विशेषता ये है कि उन पर टकसाल का नाम है, तिथि अंकित है और पिछले शासनकाल की तुलना में उनका भार भी अब अधिक हो गया है। इन सिक्कों पर सिकंदर अलसानी शब्द का प्रयोग सुल्तान के दिग्विजय का प्रमाण कहा जा सकता है। जहाँ तक इनकी मिश्रित धातु की बात है तो अलाउद्दीन खिलजी के चांदी के सिक्कों की बात ही इस सुल्तान के मिश्रित धातु के सिक्कों की संख्या भी बहुत अधिक मिलती है। ये सिक्के 55 ग्रैन से 56 ग्रैन तक के हैं और जो पूर्व के शासकों के मिश्रित धातु के सिक्कों की तुलना में अलाउद्दीन खिलजी के समय के मिश्रित धातु के सिक्कों का वजन भी अधिक है। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इनका 1 तोले सोने अथवा चांदी का होता था। चांदी का प्रत्येक तनका, शासनकाल में चांदी का प्रत्येक तनका 50 तांबे के
पैसे के बराबर होता था और जो कि जीतल कहलाता था। यद्यपि इन सिक्कों में टकसाल का नाम अंकित नहीं है, किंतु उन पर तिथि अंकित है। कुछ सिक्कों में भी सुल्तान अलावदी देवनागरी में है अंकित है, जो कि पुरानी परंपरा के प्रचलन का परिचायक है। तांबे के सिक्कों की जहाँ तक बात है, इन सिक्कों का वजन 286 ग्राम से 270 ग्राम तक का हमें मिलता है और अग्रभाग पर अल सुल्तान अल आजम या अदल मोहम्मद शाह है और पिछले भाग में अलाउद्दीन व हजरत दहली अंकित है। ये सिक्के भी दिल्ली की टकसाल से जारी करवाए गए थे। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है, पूर्व काल की तुलना में अलाउद्दीन खिलजी के समय के जितने भी सिक्के हमें सोने, चांदी, तांबे या मिश्रित धातु के मिलते हैं, उन सिक्कों का वज़न पूर्ववर्ती शासकों की तुलना में अधिक है। उनकी संख्या भी अत्यधिक है। तो इस प्रकार इस काल में विभिन्न धातुओं के सिक्कों के वजन में वृद्धि हुई तथा उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई थी। इनके कई कारण हैं। सिक्कों की वृद्धि इतनी बड़ी मात्रा में क्यों हुई थी? तो ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम हम देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण के राज्यों से अधिक सोना, चांदी ये धातुएं प्राप्त हुई थी और फरिश्ता के अनुसार भी उसे देवगिरी के शासक रामचंद्र देव से सिंहासनारूढ़ से पूर्व 7.7 मैट्रिक टन सोना तथा 12.5 मैट्रिक टन चांदी प्राप्त हुई थी। बर्नी का भी कहना है कि इनके अनुसार भी मलिक काफूर को पांड्य राज से 96,000 मन सोना, जो कि 289 मैट्रिक टन के बराबर था, वो प्राप्त हुआ था। परिणाम स्वरूप इस काल में सोने और चांदी के अधिक सिक्के निकाले गए थे, जारी करवाए गए थे और पूर्व काल की तुलना में चांदी के सिक्कों में इसकी मिलावट कम होने लगी थी और असली चमक अधिक थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सोने के सिक्के भी इतने अधिक जारी किए गए थे, वो भी मुख्यतः अधिक निकाले गए थे ताकि वे मुख्यतः राजकोष में ही रखे रहें। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों की हमें विशेषताएं मिलती हैं। उसने कह सकते हैं 14वीं शताब्दी के अंत में जब अमीर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसे ये सिक्के अधिक मात्रा में प्राप्त हुए। दूसरे, इस काल में मुद्रा के प्रयोग में भी पिछले कालों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य दक्षिण विजय के कारण समृद्ध हुआ था। अलाउद्दीन ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी करवाए थे और जिसे हम दिनार कहते हैं, जिनका वजन अलग अलग हमें मिलता है, 5, 10, 50 और 100 तोले के बराबर है। अलाउद्दीन ने सिक्कों पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उसने खलीफा का नाम हटाकर स्वयं का नाम और स्वयं धारण की गई उपाधियों को, जैसे सिकंदर के समान विजेता, ऐसी उसने उपाधियाँ भी उत्कीर्ण करवाई थी और स्वयं को खलीफा इसने घोषित कर दिया था। इनके सिक्कों पर टकसाल का नाम भी मिलता है, तिथि भी अंकित है। अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय के बाद अपने आप को दूसरे सिकंदर की पदवी दी थी और ये धारण भी उसने की थी और देवगिरी या दौलताबाद में भी टकसाल स्थापित की थी। तो इस तरह से सोने, चांदी, अन्य धातुओं के सिक्के भी इसके समय में बड़ी मात्रा में तैयार होने लगे थे। अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के, जैसा हमने एक अन्य विशेषता दिखाई देती, वो वर्गाकार थे। अलाउद्दीन के सिक्कों पर एक और अरबी में सुल्तान का नाम था, तो दूसरी ओर सिकंदर की पदवी और टकसाल का नाम भी खुदा हुआ मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में रजत, ताम्र मुद्रा भी चलाई थी और अलाउद्दीन खिलजी का चांदी के सिक्के में तीसरा स्थान था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना मोहम्मद शाह नाम के सिक्के भी जारी किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सभी धातुओं की
ढलाई में वृद्धि हुई थी और इनकी इकाइयों में मिश्र धातु के सिक्कों का भी ज़्यादा प्रचलन हुआ था। अलाउद्दीन के सिक्कों में हमें इस तरह से प्रचुर मात्रा में उसके सिक्के विभिन्न धातुओं के मिलते हैं, जिन पर सोने चांदी ये विभिन्न धातुओं के साथ साथ टकसाल का नाम और ये सारे परिवर्तन उसके समय के सिक्कों में हमें दिखाई देते हैं।